मुझे अंदाजा था कि कैली की कही हुई बातों का दोहराना उसके हक में मौसर साबित होगा, लेकिन मुझे कैली से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो मुजरिमा ना रही हो तब भी एक बड़े मुजरिम की दोस्त और साथी थी। मैं उसके अंजाम से बिल्कुल बेपरवाह होकर अपने मफादात हासिल करने के लिए कोशा था। मैं फिर कह रहा हूं कि कैली की किसी बात का एतबार मत करो। वो तखय्युल परस्त औरत है। तुम्हारी नजरों में अहमियत हासिल करने के लिए उसने मन घड़त बातें की हैं। बेन डेविड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसे तलाश करो। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हम उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। दुनिया के हर मुजरिम को किसी लिहाज के बगैर अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए। यह हमारा रियासती असूल है और हम इस पर सच्चे दिल से अमल करते हैं। इस वक्त तुम्हारी हर बात तजाद पर मबनी है। थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे बेन के पासपोर्ट की वापसी का मुतालबा किया था। ऐसा लग रहा था जैसे बेन तुम्हारी तहवील में हो और तुम कैली के साथ उसे भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज देना चाहते हो। यह तुम्हारे जहन का फतूर है कि तुम मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। पासपोर्ट हमारी कौमी दस्तावेज है, इसे हमारे कब्जे में आना चाहिए। इसका बेन के फरार होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुमसे एक सरसरी सा मुतालबा किया था, इस पर कोई इसरार नहीं किया था। डोनाल्ड ने बताया है कि कल रात तुम दोनों बख्तरबंद गाड़ियों में निशेमन गए तो बेन डेविड भी तुम्हारे साथ था। मैंने कब इस बात से इनकार किया? उसकी मौजूदगी का जिक्र तुमने पहली बार निकाला है। मैं उसकी डटाई पर हैरान रह गया। कैली को तुमने निशेमन में छोड़ दिया, वो कहाँ गया? मैंने पूछा। वापसी पर उसे रास्ते में उतार दिया गया। उसने कैली की खैर आफियत मालूम करने के लिए हमसे खुद राब्ता किया था। वो दोनों प्रदेश में आए हुए अमेरिकी शहरी हैं। हमने उसी शर्त पर आने की इजाजत दे दी थी कि वो कोई शरारत या गैर कानूनी हरकत नहीं करेगा, कैली से मिलकर चला जाएगा। निक निक तवील वजाहत पेश कर दी। उसे मालूम था कि कौंसल खाने की निगरानी की जा रही थी। फिर कैली और डोनाल्ड बाज पुरुष के मराहिल से गुजरे थे। उन्होंने बहुत कुछ बता दिया होगा। उसने कैली की एक बात को झुटला दिया था, इसके लिए हर बात को झुटलाना मुमकिन नहीं था। वो तुम्हारे कब्जे में आ गया था तो तुम्हें अपने वादे के मुताबिक उसको हमारे हवाले कर देना चाहिए था। मैंने तीखे लहजे में कहा। हमने अपने तौर पर उसे पकड़ा होता तो जरूर उसे तुम्हारे कानून के हवाले कर देते, लेकिन वो हमसे वापसी का वादा लेकर आया था। हम वादा शिकनी नहीं कर सकते थे। तुम हमें खबर कर देते तो तुम्हारा वादा पूरा होने के बाद उसे रास्ते से चलते हुए पकड़ा जा सकता था। हंगामी हालात में किए जाने वाले फैसलों में बहुत से पहलू तिश्ना रह जाते हैं। बर वक्त फैसला करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इन फैसलों पर बाद में हजार तनकीदें की जा सकती हैं। तुम्हारा नुक्ता अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन शायद वक्त पर किसी को इसका ख्याल नहीं आया होगा। दिली दिल में वो सब कुछ समझ रहा होगा, लेकिन बोलने के मामले में बहुत एहतियात से काम ले रहा था। मैं नरमी से कहा, शायद तुम अपने मनसब की पाबंदियों में जकड़े हुए हो, इसलिए गोल मोल बातें कर रहे हो, लेकिन इस वक्त तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम कहाँ खड़े हो। यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। उसने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए जवाब दिया। शायद अब तुम्हें जलाल की तलाश नहीं रहेगी। मैंने उसकी तस्दीक चाही। नहीं, कुछ बातें तिश्ना थी जिनके जवाब मिल गए। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारी तरफ से डोनाल्ड और कैली को तंग नहीं किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बेन डेविड को वहां न ले जाया गया होता तो हम उधर कर रुख भी ना करते। इस वक्त हम सिर्फ उसकी भू पर लगे हुए हैं। वो जल्दी हमारे जाल में आएगा। मैंने किसी भी मरले पर उसे यह हवा नहीं लगने दी कि डोनाल्ड ने राजदाराना तौर पर हमें C9 के बारे में बता दिया था। कैली का पासपोर्ट मुझे कब मिल सकता है? उसने पूछा। मैं कह चुका हूं कि यह जलाल की सवाबदीद का मामला है। उसे एतराज न हुआ तो शायद तुम्हें आज ही लिफाफा मिल जाएगा। उसे खासी तवील गुफ्तगू हो चुकी थी। कमोबेश हर अहम नुक्ते पर तबादला ख्याल हो चुका था। मैंने फोन बंद कर दिया। ये बात रोज़े अव्वल ही से सामने आ चुकी थी कि आईमैन को अमरीकी हुकूमत और एजेंसियों की भरपूर सरपरस्ती में पाकिस्तान के मैदान में उतारा गया था। इब्तिदा में उसके मकासद सामने नहीं थे, क्योंकि उसने शहर में शी के पुराने रवाबत से काम लेकर हेरोइन फरोशी का महदूद जाल फैला लिया था। मगर जल्द ही यह बात वाज़ेह हो गई कि वो अपने सारे वसाइल प्रोकार लाकर मुझे और वीरा को घेर कर मारने के लिए पाकिस्तान आया था। उसके खिलाफ अखबारात में बहुत सा मवाद शाया न हुआ होता तो शायद अमरीकी खुलकर उसकी हमायत पर उतर आते, लेकिन B52 वाले वाक़े के बाद ही अव्वल खान ने अपने दोस्तों के ताउन से आईमैन के खिलाफ इतनी भरपूर अखबारी मुहिम चलाई थी कि अमरीकी सफारतकारों को आईमैन की खुली हमायत का अरमान पूरा करने का मौका नहीं मिल सका। वो लोग दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते थे, लेकिन मेरा तजर्बा इस बात का शाहिद था कि अमरीकी अफसरान प्रेस से खौफ खाते थे। शायद वाटर गेट स्कैंडल में सहाफत का भरपूर किरदार सामने आने के बाद वो खौफ पूरी अमरीकी हुकूमत और इंतजामिया के दिलों में सरायत कर गया था। मुझे खुशी थी कि गैर मुल्की दुश्मनों के खिलाफ इस मुहिम में हमें इस मौसर जरिए की पूरी तायद व हमायत हासिल थी। मैं तैयार होकर सदफ मैंशन के लिए रवाना हो गया, जहां जलाल मेरा मुंतजिर था। जलाल ने सदफ मैंशन के मुख्तसर और सादा से दफ्तर में मेरा इस्तकबाल किया।
और मैंने रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद अपनी और निक की गुफ्तगू का जिक्र छेड़ दिया। वो दरमियान में तबसरे करता जा रहा था, लेकिन उसने किसी नुक्ते पर एतराज नहीं किया। कैली के पकड़े जाने के बाद हालात ने एकदम पलटा खाया है। मेरी कहानी खत्म होने पर उसने गहरा सांस लेकर कहा, आईमैन की जात जो इसरार के पर्दों में लिपटी हुई थी तेजी से बेनकाब हो चुकी है। उसने यहाँ काफी हाथ पैर फैला लिए हैं। क्या उसके बारे में कोई नई बात सामने आई है? मैंने चौंक कर पूछा। चोपड़ा बहुत गहरा आदमी है, मेरा ख्याल था कि उससे सब कुछ उगलवा लिया गया है, मगर वो आईमैन से अपने आदमियों के बराह रास्त राब्ते के बारे में खामोश था। आज मैंने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। उसकी कम अज कम 2 पसलियां टूट चुकी हैं। ऐसे मुजरिमों को मार मार कर लंगड़ा लूला बना देना ही सबसे बेहतर होता है। कानूनी सजाएं इनकी इस्लाह के लिए नाकाफी साबित होती हैं। मैंने नफरत से कहा, फिर पूछा, मैंने तुमसे किसी नई बात की दरियाफ्त के बारे में पूछा था। हाँ, विजय ने गिरफ्तारी का खतरा अपने सर पर मंडलाता हुआ देखकर अपना थैली में लिपटा हुआ MT50 बिजनेस रोड के नाले में फेंक दिया था। उसने मुस्कुराते हुए बताया, यानी तुमने उस पर भी हाथ साफ कर लिया? मैंने मुंह बनाकर कहा, खाली बैठा हुआ था, तुम्हारे आने में देर हुई तो मैं विजय के सर पर पहुंच गया। वो भी बहुत ढीठ आदमी है। फिर मेरे लिए यहाँ क्या रह गया? बातें बाद में भी हो सकती थी। बमों के दोहरे धमाके आईमैन की हदायत पर किए गए थे। वो खून भी उसकी गर्दन पर है, उसने बताया। और गोल्डन फार्मेसी की आतिशजनी के बारे में वो क्या कहता है? मैंने तजस्सुस से पूछा। वो जिक्र आते ही उसका मुंह उतर गया था, क्योंकि वहां जलने वाला एक बच्चा हलाक हो चुका था। वहां इन चारों ने मिलकर आग लगाई थी, बाद में गोलियां बरसाते हुए चले गए। किसी लाजिज़ के राब्ते के बगैर यह मुमकिन नहीं था कि फाल्कन हाउस से आईमैन के फरार के 1.5-2 घंटे में कोई जवाबी वारदात की जा सकती। जलाल मेरे पहुंचने से पहले हर काम से निमट चुका था, मगर उसे अंदाजा था कि इन दोनों खबीसों की तरफ से मेरे दिल में खासा गुबार जमा हो चुका था। मुझे मजीद झुंझलाहट ये थी कि आईमैन का नाम सामने आने के बाद हमने हर तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। चोपड़ा और विजय को नजरअंदाज करके अपनी सारी तवज्जो आईमैन के तहक्कुक पर मरकूज कर दी थी, जबकि वो सब एक थैली के चट्टे बट्टे थे और पाकिस्तान के खिलाफ मिसाली यकजहती के साथ काम कर रहे थे। जलाल मुझे अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। चोपड़ा और विजय को एक सेल में यकजा किया जा चुका था। वो नंगे फर्श पर बहुत अबतर हालत में पड़े हुए कराह रहे थे। हमारे कदमों की चाप सुनकर विजय ने अपनी जगह बदलकर और जिस्म को हरकत देकर हमें देखने की कोशिश की, मगर चोपड़ा इस काबिल नहीं था। टूटी हुई पसलियों ने उसे हिलने जुलने से माजूर कर दिया था। इन दोनों के चेहरे अपने खून में नहाए हुए थे। मुझे यह देखकर इत्मीनान हुआ कि जलाल इन दरिंदों को करार वाकई सजा दे रहा था। इन दोनों में चोपड़ा ज्यादा बदनसीब था, क्योंकि वो पाकिस्तानी होते हुए 100% भारतीय नमकख्वार था। एक तरफ वो भारतीय हाई कमीशन का मुलाजिम था, तो दूसरी तरफ राह का तनख्वाहदार था। उसकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी पर भारतीय हाई कमीशन ने खासे हाथ पैर मारे थे और मुतलका मजिस्ट्रेट से यह इजाजत ले ली थी कि इनका एक आदमी 24 घंटे में एक बार उसे मिलकर ये इत्मीनान करता रहेगा कि उसे बेजा तशद्दुद या बदसलूकी का निशाना नहीं बनाया जा रहा। वो एहतियात सिर्फ 2 दिनों के लिए चोपड़ा की जान बचा सकी, फिर उसे तफ्तीश के बहाने अंदरूने सिंध मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ किसी भारतीय की रसाई नहीं थी। राह वालों के लिए अपने आदमियों की अहमियत मशीन के किसी पुर्जे से ज्यादा नहीं थी। चलता रहता था तो उसकी हर तरह देखभाल होती थी। घिस जाता या खराब हो जाता तो उसे निकाल कर कूड़ेदान में फेंक कर भुला दिया जाता। इसकी जगह कोई नया पुर्जा ले लिया जाता। दूसरी तरफ ये आलम था कि जलाल ने अपने असूलों के बरखिलाफ अब्दुल्ला के खून का इंतकाम अपने हाथों से लिया था। चोपड़ा की अंदरूनी सिंध से खामोश वापसी के बाद इंडियन हाई कमीशन के किसी रुकन ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ था। नतीजे के तौर पर वो सद्दफ मेंशन में बेयारों मददगार पड़ा हुआ अपने बुरे बल्कि घनौने आमाल की सजा भुगत रहा था। इन दोनों खतरनाक कैदियों के हाथ पैर हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधे हुए थे। मैंने बढ़कर दानिस्ता चोपड़ा की पसलियों पर जूते से हल्की ज़रब लगाई और वो बिलबिला कर चीख उठा। इसके बारे में जलाल का यह अंदाजा दुरुस्त था कि उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और विजय की तरफ मुतवज्जा हो गया। विजय मेरे तेवर भांप गया और ज़िबा होने वाले किसी बकरे की तरह हल्क फाड़ कर चीखने लगा, मुझे हाथ न लगाना, मुझे न मारना, अपने साथी से पूछ लो, मैंने उसे हर बात बता दी है, मैंने कुछ नहीं छुपाया। अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम भी पूछ लो, जो बात मुझे मालूम है वो मैं बता दूंगा। मैं इसके खिलाफ जाऊं तो जो चाहे कर लेना। मैंने बढ़कर उसकी गर्दन पर जूते का तला रख दिया। वो बेदस्तो पा होकर रह गया था। मैंने झुककर उसके चेहरे पर घूंसे लगाए और अलग हो गया। इसे मारकर मेरी किसी जबीली ख्वाहिश की तस्कीन हो गई थी। पहली फुर्सत में वो MT50 हासिल करने की कोशिश करो। विजय ने नाले में जो फेंका है। वहां से लौटते हुए मैंने जलाल से कहा, इस पुख्ता नाले का बेशतर हिस्सा खुश्क रहता है, जहां हेरोइनचियों की टोरियों का राज रहता है। वो ऑपरेटर सब वहां नहीं होगा, किसी ने मोबाइल फोन समझकर उठा लिया होगा।
तुम तो कह रहे थे कि वो थैली में लिपटा हुआ था। मैंने उसे याद दिलाया। नशेबाज पूरे कूड़े का पोस्टमार्टम करते हैं, वो इनके हाथों से नहीं बचा होगा। जलाल मायूसी से बोला। ये बात वो भी जानता था कि आईमैन के आइंदा अज़ाइम से आगाह होने के लिए वो ऑपरेटर्स कितना अहम था। इस पर हम इन चारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का हर लफ्ज़ सुन सकते थे। सबसे अहम बात यह थी कि बमों के धमाकों के सिलसिले में एक मशकूक आदमी का हवाला अखबारात में शाया हुआ था, लेकिन विजय को बहुत खामोशी से पकड़ा गया था। इसकी गिरफ्तारी की खबर किसी अखबार में मेरी नज़रों से नहीं गुजरी थी। अपने तीनों साथियों और आईमैन से इसका राब्ता टूट चुका था, मगर यह इम्कान फिर भी बाकी था कि वो इसकी गिरफ्तारी से बेखबर हों। मेरे इसरार पर जलाल बिजनेस रोड की तरफ दौड़ लगाने के लिए आमादा हो गया। निस्तर रोड से वहां तक की मुसाफत चंद मिनट से ज्यादा नहीं थी। लड़कियों के कॉलेज के सामने वाली गली में गाड़ी पार्क करके हम नाले में उतरने के बारे में सोच रहे थे कि क्रिकेट के शौकीन बच्चों की एक टोली ने हमारी रहनुमाई की। वो अपने साजो सामान के साथ नाले की एक जगह टूटी हुई दीवार से अंदर उतर रहे थे। जलाल ने मुझे कोहनी मारी और हम दोनों उसी तरफ हो लिए। वसी और इस नाले का पुख्ता और ढलानदार फर्श खुश्क था। दरमियान में बनी हुई चौड़ी नाली में गंदा पानी रवा था। इस वक्त नाला खासा आबाद था। सड़क के नीचे वाले सायादार हिस्से में बहुत से चरसी और हेरोइनची लेटे बैठे हुए थे। एक दो टोलियां गंदी चादरों में लिपटी जहरीले धुएं के कश लगा रही थी। पुख्ता फर्श पर बहुत से बच्चे चोबी, पेटियों और दूसरी अशिया की विकटें बनाए पूरे जोशो खरोश से क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। टूटी हुई दीवार पार करते हुए मैं बस लम्हा भर के लिए हिचकिचाया। जहन में यह गुमान हुआ था कि दो खुशपोश अफराद को इस गंदे नाले में उतरता देखकर लोग क्या सोचेंगे, मगर वो गुमान उसी लम्हे दम तोड़ गया। हमें देखने वाले हमारे दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे जो हमें पहचान लेते। अजनबियों के कुछ भी सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने दीवार का मलबा पार कर लिया। विजय की बताई हुई जगह पर नाले की दीवार के साथ कूड़े का एक बड़ा अंबार जमा था। शायद आने जाने वालों को वहां कूड़ा फेंकने में सहूलत रहती थी। कूड़े की इस छोटी सी ढलवान चट्टान से सख्त बदबू के भभके उठ रहे थे, मगर हेरोइन के नशे में धुत लड़कों और बूढ़ों को इसकी परवाह नहीं थी। मैंने इस ढेर पर चढ़ने के इरादे से अपनी रफ्तार तेज की थी कि जलाल ने मेरा बाजू थाम कर मुझे रोक दिया और खुद आगे बढ़ गया। वो फर्ज की लगन थी कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही थी। मेरे दिल में इस आला सरकारी अफसर की कदर व मंजिलत बढ़ गई। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कोसना मुल्क में एक रवाज बन चुका है। किसी तकरीब में कोई अफसर फंस जाए तो उसके आसपास बैठे हुए लोग अपने और दूसरों के हवाले से ऐसे ऐसे तजर्बात धुराना शुरू कर देते हैं कि वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाए। लोग ऐसी चुटकियां लेते हुए ये भूल जाते हैं कि इसी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे फर्ज शनास और ईमानदार अफसर भी मौजूद हैं जिनके दम कदम से सारा निजाम चल रहा है। वहां थैलों और कूड़े का एक अंबार जमा था। जलाल उसे जूतों से इधर उधर करके अपनी मतलूबा चीज की तलाश में लगा रहा। मैं खड़े खड़े उकता गया। उसे कूड़े में घुसे 10 मिनट हो चुके थे। अचानक वो दीवार के साथ झुका और फिर सीधा हुआ तो उसके हाथ में एक मैली सी खाकी थैली मौजूद थी। उसने वहीं खड़े खड़े थैली का मुंह खोलकर अंदर झांका और फिर तकरीबन दौड़ता हुआ इस मुताफिन टीले से उतर आया। उसका चेहरा मुसर्रत से दमक रहा था। उसने दूर ही से हाँक लगाई। जो ही वो करीब आया हम दोनों आगे चलती है। उसने थैली का मुंह खोलकर मेरे सामने कर दिया। थैली अंदर से साफ थी। मैंने वजनी ऑपरेटस निकालकर अपनी जेब में डाल दिया। जलाल ने थैली हवा में उड़ा दी और बुरा सा मुंह बनाकर अपने दोनों हाथ झाड़ने में मसरूफ हो गया। बदबू से हल्क तक कड़वा हो गया है। पहले मैं कहीं हाथ मुंह धोकर कुलियां करूंगा। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा। मैं इतनी देर तक इस गलाजत में नहीं रुक सकता था। तुम दबाव न डालते तो मैं इधर ना आता। मालूम होता है कि बिजनेस रोड के हेरोइनची आजकल खुशहाल हो गए हैं। उसने खुश दिली से कहा। बहुत सा कूड़ा जूं का तू पड़ा हुआ है। इन पर कड़ा वक्त आता है तो ये अपना पेट भरने और बेचने वाली अशिया जमा करने के लिए सारे कूड़े को तलपट कर डालते हैं। नाले से निकलकर हम फ्रेड रोड के बजाय तगलक हाउस की तरफ चलती है। जलाल के सितारे यावर थे कि हमें उस सरकारी इमारत के पिछवाड़े एक सरकारी नल नजर आ गया जिससे पानी टपक रहा था। जलाल ने बहुत अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर रुमाल से चेहरा खुश किया और हम गाड़ी की तरफ वापस चल दिए। रास्ते में मुझे ऑपरेटर्स का ख्याल आया। मैंने उसे जेब से निकाला तो वो ऑफ था। मैंने उसे ऑन कर दिया ताकि कोई पैगाम जाया ना हो सके। ये तुम रखोगे या मुझे दोगे? जलाल ने मुझे ऑपरेटर्स जेब में रखने का मौका दिए बगैर पूछा। तुम रख लो। मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं था। वैसे भी वो अफरादी कुव्वत और वसाइल तक रसाई रखता था। ऑपरेटर्स पर कोई भी पैगाम सुनकर उसकी नज़ाकत के मुताबिक फौरी कार्रवाई कर सकता था। जलाल यही चाह रहा था। उसने ट्रांसमीटर मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाल दिया। शुक्रिया। देखो कि अब कब इनकी बातें सुनने का पहला मौका मिलता है। बेन डेविड की गिरफ्तारी का मामला खासा तूल पकड़ गया है। अब इस किस्से को खत्म होना चाहिए। वापसी के सफर में मैंने कहा,
बड़े मुजरिमों के साथ आमतौर पर यही होता है। जलाल ने मुझे दिलासा दिया। वो अपनी जहानत और मकारी की वजह से हाथ नहीं आते। तुम देखोगे कि बहन का किस्सा भी अचानक निमटेगा। C9 की तलाश पर तुमने अपने आदमी मामूर कर दिए होंगे। STF वाले भी लगे हुए हैं। मायूसी के आलम में मुझे वो उम्मीद अफजा बात याद आई। पहला काम वही था। ऑपरेटर्स हाथ लग जाने के बाद मैं इंतजार को किसी अंधाधुन कार्रवाई पर तरजीह दूंगा। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, इस बार हमें पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी के साथ इस पर हाथ डालना होगा ताकि वो बच कर न निकल सके। बाकी सफर खामोशी से तय हो गया। गली में गाड़ी पार करने के बाद हम सद्दफ मैंशन में दाखिल हुए थे कि जलाल की जेब में पड़े हुए ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। उसने एक लम्हा भी जाया किया बगैर ट्रांसमीटर जेब से निकाल कर उसकी आवाज खोलती। जो भी लाइन पर है जवाब थे। मैंने पहचान लिया कि वो भारी और तहक्कुम अमेज आवाज आईमैन की थी। वो अमरीकी लबो लहजे में अंग्रेजी बोलता था। जलाल ने मुझे आंख मारी और अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो सीधा दफ्तर की तरफ जा रहा था। नंबर 2 सर। कदर खामोशी के बाद मकामी लबो लहजे में अंग्रेजी में जवाब आया। मेरे लिए तुम सब एक हो। तुम्हारे नंबर 3 की क्या खैर खबर है? आईमैन ने पूछा। इस वक्त तक हम दोनों दफ्तर में दाखिल होकर कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जलाल ने नाले से हासिल किया ऑपरेटर्स मेज पर रख दिया ताकि दोनों को सुनने में आसानी रहे। कुछ पता नहीं चल रहा। वो शहर में कहीं नजर आ रहा है, ना उसके ऑपरेटर से जवाब मिल रहा है। इस शहर में लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मरते रहते हैं। कहीं वो किसी बस या ट्रक के नीचे तो नहीं कुचला गया? आईमैन की आवाज में गुस्सा था। नहीं सर, ऐसा हुआ होता तो अखबार में खबर जरूर आती। मैं अखबार बहुत बाकायदगी से देखता हूँ। धमाकों के बाद अखबार में एक मशकूक आदमी की खबर आई थी। ऐसा तो नहीं कि वो पकड़ लिया गया हो। ऐसा होना मुमकिन नहीं है सर। विजय बहुत तेज आदमी है। हो सकता है कि गिरफ्तारी का खतरा भांप कर शहर से कहीं और निकल गया हो। फासला बढ़ जाने की वजह से उसका ऑपरेटर्स काम नहीं कर रहा होगा। तो पकड़ा जाता तो किसी न किसी अखबार में यह खबर जरूर छपती। वो उल्लू का पट्टा है। आईमैन का लहजा मुसलसल तज़हीक अमेज था। वो शहर से भाग रहा था तो उसे हम में से किसी को इत्तला देना चाहिए थी। मुझे ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी पसंद नहीं है। मुझे हर वक्त तुम लोगों के बारे में बाखबर रहना चाहिए। हम एहतियात रखेंगे। नंबर 2 की आवाज पर मुर्दनी छा गई। दूसरे काम का क्या हो रहा है? आईमैन ने पूछा। बज़ाहिर उसने विजय के बारे में नंबर 2 का नजरिया कबूल कर लिया था। इनकी बातों से यह पता चल चुका था कि डिसिप्लिन में विजय नंबर 3 के कोड से पहचाना जाता था। वो 4 की टोली थी जो राह की तरफ से आईमैन के लिए काम कर रही थी। बकिया के कोड नंबर 1 और नंबर 4 हो सकते थे। नंबर 1 लगा हुआ है। आज वो किसी न किसी तरह जहांगीर के घर का खोज लगा लेगा। इस आले पर जहांगीर का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। जलाल भी चौंक पड़ा था। हम दोनों की नजरें चार हुई और जलाल मानीखेज अंदाज में अपना सर हिलाने लगा। आईमैन ने गोल्डन फार्मेसी को फूंक कर एक बच्चे की जान की भींट ली थी, मगर वो जहांगीर को नहीं भूला था, जिससे उसका सिरे से वास्ता ही नहीं पड़ा था। जहांगीर बहुत कम गो आदमी है। नंबर 2 अटक अटक कर जवाब दे रहा था। आसपास के दुकानदारों से उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। दुकान जल जाने के बाद से वो उधर नहीं देखा गया। शायद डर कर घर में बैठ गया है। ये चंद घंटों का काम था जिसे तुम लोग लेकर बैठ गए हो। आईमैन की गुर्राहट उभरी। सर, आज वो इंश्योरेंस एजेंट बनकर मालिक दुकान से मिलेगा। दुकान में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का बहाना करके वो इससे जहांगीर के घर का पता मालूम कर लेगा।